Hello everyone. We are studying about the making of the global world. Today in this chapter we will study about the interwar economic. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1908 के बीच में लड़ा गया। वैसे तो ये वॉर यूरोप में और यूरोपियन कंट्री के बीच में हुआ था, लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे पड़ा। ऑलरेडी हम इस चैप्टर में जिन एस्पेक्ट्स और जिन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें इस वॉर ने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा। 21st सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में इस वॉर ने इकोनॉमिक की स्थिति में उथल पुथल मचा दी, जिसे ठीक करने में 3 डेकेड से भी ज़्यादा का समय लग गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस अ वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एंड द अनदर कैटास्ट्रोफिक वॉर। ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ने हमें एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल दिया। आइए हम इन वॉर में घटे इकोनॉमिक पहलुओं के बारे में डिस्कस करते हैं। वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। जब विश्व युद्ध प्रथम शुरू हुआ, ये विश्व युद्ध 2 बड़ी शक्तियों के बीच में शुरू हुआ था। पहली शक्ति थी एलाइड, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और बाद में यूएस ने ज्वाइन किया था, और उसके अपोजिट थी जो सेंट्रल पावर, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटमैन टर्की शामिल थे। ये विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ। लोगों को लगा कि क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा, पर यह युद्ध 4 साल तक चला। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने बहुत से बदलाव किए जो सोचे भी नहीं जा सकते थे। इसमें इस तरह का युद्ध हुआ जिसकी कल्पना भी उस समय के लोगों ने नहीं की थी। इस विश्व युद्ध में वर्ल्ड की जो लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन थे, वे आपस में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। वे अपने बड़े बड़े मशीनों, इंडस्ट्रीज को इस्तेमाल कर रहे थे एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए। यह पहला युद्ध था जिसे मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर भी कह सकते हैं। इसमें मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, इन सब का भरपूर इस्तेमाल हुआ था। इस चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किए जा रहे थे वॉर इक्विपमेंट का। इस वॉर में मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को रिक्रूट किया जा रहा था अराउंड द वर्ल्ड के कोने कोने से, जिन्हें वे बड़े बड़े शिप, ट्रेन में भर करके युद्ध क्षेत्र में ले जाया करते थे। इस युद्ध में बड़े पैमाने पे डेथ और डिस्ट्रक्शन भी हुआ। 9 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए और 20 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इंजर हो गए। ये लोगों की कल्पना से भी परे था। इस इंडस्ट्रियल एज में, जिसमें इंडस्ट्रियल आर्म आपस में लड़ रहे थे, मरने वाले ज़्यादातर लोग वर्किंग एज के थे। इस डेथ और इंजरी ने यूरोप में वर्कफोर्स की कमी ला दी। फैमिली के मेंबर्स कम हो गए। इसके कारण फैमिली की इनकम में भी फ़र्क आने लगा। युद्ध के ख़त्म होते तक यूरोप की स्थिति पूरी हो गई थी। युद्ध के समय जो नए इंडस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट किए गए, नए इंडस्ट्री बनाए गए जो कि सिर्फ वार के रिलेटेड गुड्स बनाते थे।
पूरी की पूरी सोसाइटी अब युद्ध के लिए तैयार हो रही थी। मैंस बैटल में जाने लगे युद्ध लड़ने के लिए, और विमेन लोगों को काम पे जाना पड़ा। वो काम जो पहले सोचा जाता था कि सिर्फ और आदमी ही कर सकते हैं, उस कामों में औरतों को जाने पे मजबूर होना पड़ा। इस वार ने जो इकोनॉमिक लिंकअप स्थापित हुआ था अब तक देश, बड़े बड़े देशों के बीच में, उसमें गिरावट ला दी, उस लिंक को बुरी तरह से तोड़ दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर, अब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर थे वो आपस में युद्ध लड़ने पे लगे हुए थे, किसी भी हालत में युद्ध को वे जीतना चाहते थे। ब्रिटेन एक समय में पैसे उधार देने वाला देश, जिसने यूएस में बहुत सा पैसा उधार दिया था, अब यूएस के बैंक, यहाँ तक कि यूएस के पब्लिक से भी पैसा उधार लेने पे मजबूर हो गया। इस वार ने यूएस को एक इंटरनेशनल डेब्टर बना दिया, जो कि आज तक इंटरनेशनल क्रेडिटर था। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो वार के एंड होने तक यूएस के सिटीजन जो है, उनकी संपत्ति फॉरेन गवर्नमेंट और सिटीजन से ज़्यादा थी यूरोप में। पोस्ट वार रिकवरी, वार के ख़त्म होने पर इकोनॉमिक रिकवरी पे फिर से काम किया जाना चालू किया गया, पर यह बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ब्रिटेन जो वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमिक में था, मतलब एक डेवलप देश उस समय के समय कहला रहा था, बहुत ही प्रोलॉन्ग क्राइसिस से, मतलब बड़े बड़े क्राइसिस से घिर चुका था। ब्रिटेन जिसने युद्ध में अपनी सारी इंडस्ट्रीज़ को वॉर इक्विपमेंट में झोंक दिया था, उसका फ़ायदा इंडिया और जापान को हुआ। ब्रिटेन को वापस अपनी पोजीशन बनाने के लिए बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, खासकर इंडियन मार्केट में। और जापान एक नया इंटरनेशनल राइवल के तौर पर ब्रिटेन के सामने खड़ा हो गया। इंडियन मार्केट में वो अपनी जो ब्रिटेन की जो पुरानी पोजीशन थी वैसे तो वो स्थापित नहीं हो पाई, लेकिन अब उसके सामने एक और चुनौती थी, वो थी जापान। जो फाइनेंशियल वॉर एक्सपेंडिचर था, ब्रिटेन ने जो यूएस से उधार लिया था, उसके कारण उसकी स्थिति और बुरी हो रही थी वर्ल्ड सिनारियो में। इस वार ने इकोनॉमिक बूम लेकर आया, मतलब इकोनॉमिकली बहुत सी चीज़ें तबाह हो गई। लार्ज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, जब युद्ध चल रहा था तब प्रोडक्शन और डिमांड और एम्प्लॉयमेंट बढ़ गए थे, पर जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ वैसे ही प्रोडक्शन में कमी और अनएम्प्लॉयमेंट फैलने लगा। गवर्नमेंट ने, जो कि वॉर के एक्सपेंडिचर डेब्ट में डूबी हुई थी, वे अब किसी भी तरीके से वापस वॉर के पहले की स्थिति पाना चाहती थी। इसी कारण उन्हें पीस टाइम रेवेन्यू स्थापित किया। दिस डेवलपमेंट लीड द ह्यूज जॉबलेस। इस पीस टाइम रेवेन्यू ने जॉब लॉस या कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे दिया। 1921 में ब्रिटिश जो वर्कर थे, 5 ब्रिटिश वर्कर में से 1 बेरोजगार था। इसके चलते हुए बहुत सी एनेक्सिटी, अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही थी इस पोस्ट वॉर सिनारियो में। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक में भी एक बड़ा क्राइसिस आया। हम इसे वीट प्रोडक्शन से भी समझ सकते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात की है।
वॉर के पहले जो ईस्टर्न यूरोप था वो मेजर सप्लायर था वीट का वर्ल्ड मार्केट में, पर युद्ध के समय वो मार्केट मतलब ईस्टर्न यूरोप डिस्टर्ब हो गया, जिसका फ़ायदा कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने उठाया और वो ड्रामेटिकली वीट प्रोडक्शन में बहुत आगे बढ़ गए। वॉर ख़त्म होने के बाद ईस्टर्न यूरोप वापस वीट प्रोडक्शन में जब आया, तब वर्ल्ड में वीट क्रॉप की भरमार हो गई। इसके कारण वीट ग्रेन का प्राइस नीचे गिर गया, इनकम लोगों की कम होने लगी, फार्मर्स लोग जो है वो उधार में डूबने लगे। आइए अब हम देख लेते हैं राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। यूएसए जो था वो जल्दी ही रिकवर हो गया युद्ध के स्थिति से, ठीक है। उसका एक बड़ा कारण ये था कि उसने बहुत सा पैसा ब्रिटेन को उधार दिया था और एक शॉर्ट पीरियड में ही यूएस एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक नेशन बन गया 1920 तक। एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो यूएस इकोनॉमिक में 1920s में देखा गया था वो था मास प्रोडक्शन। इस मास प्रोडक्शन की शुरुआत तो लेट 19th सेंचुरी में हो चुकी थी, पर 1920 में ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हेनरी फोर्ड ने, जिसकी आप लोगों ने कार अभी भी इंडिया में आती है, फोर्ड कंपनी कार, उन्होंने इस्तेमाल किया इसको। ये जो मास प्रोडक्शन है उसको उन्होंने अडॉप्ट किया था शिकागो के बुचड़ खाने में, जहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट पे मरे हुए जानवर को लटकाया जाता था और उसके मांस को दूसरे जगह भेजने के लिए जो सेलर्स लोग हैं वो अपने अपने मांस के टुकड़े उठाते थे और चले जाते थे, जिसके कारण कम समय पे ज़्यादा मांस बेचा जाता था। इस चीज़ से प्रभावित होकर उन्होंने एक नई असेंबली लाइन की शुरुआत करी जो बहुत ही फास्ट और चीपर वे में प्रोडक्शन व्हीकल बना सकती थी। इस असेंबली लाइन में वर्कर लोगों को एक ही काम को कंटिन्यूली मैकेनिकल तरीके से करना था, मतलब मशीन के तौर पे उनको एक ही काम को करना था। मतलब अगर कोई एक आदमी सीटों पे खीला ठोक रहा है तो वो दिन भर वो सीटों पे खीला ही ठोकेगा। उसके पास सीट आती जाएगी और खीला ठोकता जाएगा, सीट आती जाएगी, खीला ठोकता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, इसके कारण एक पेस बन गया रिकवरी बेल्ट का, जिसके कारण आउटपुट इंक्रीज होने लगा। वर्कर लोग को अपनी स्पीड बढ़ाने लगी एज अ कन्वेयर बेल्ट के कारण, क्योंकि उन्हें उस स्पीड का सामना करना था जो उनके पास सामान आ रही थी। मतलब अगर पाँच मिनट में एक सीट में खीला ठोकना है तो वो रुक नहीं सकता था, 5 मिनट के अंदर उसको उस सीट में खीला ठोक करके दूसरी सीट का काम शुरू कर देना था। स्टैंडिंग फ्रंट लाइन कन्वर्टर में जो वर्कर लोग को काम करना पड़ता था वो इस काम में इतने बिजी हो जाते थे कि उनको ब्रेक तक लेने का टाइम नहीं मिलता था, यहाँ तक कि वे लोग आपस में बात भी नहीं कर पाते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हेनरी फोर्ड कार जो असेंबली है वो अब 3 मिनट में इंटरवल में एक कार बना करके निकलने लगी। इसकी स्पीड जो है वो प्रीवियस मेथड से बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी। टी मॉडल फोर्ड जो है वो फर्स्ट मास प्रोड्यूसर कार मार्केट में आई। पहले तो वर्कर लोगों ने फोर्ड फैक्ट्री में बहुत सी दिक्कतों का सामना किया। वे वर्क स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहे थे। वे बियॉन्ड कंट्रोल था कि वे इस पेस ऑफ वर्क को मैनेज कर सकें, जिसके कारण बहुत से लोगों ने जॉब छोड़ दिया। इस चीज़ के देखते हुए डर के कारण फोर्ड ने वेजेस को बढ़ा दिया। मतलब जो लेबर लोग को वेजेस दिया जाता था वो बढ़ा करके $5 कर दिया जनवरी
1914 में। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने जो ट्रेड यूनियन था उसको बैन कर दिया। हेनरी फोर्ड रिकवर द हाई वेज by repeatedly speeding up the production line of and forcing worker to work very harder। अपने बस उन्होंने वेजेस को डबल कर दिया, उस वेजेस की डबल करने के बाद उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, जो प्रोडक्शन लाइन थी उसकी स्पीड बढ़ा दी ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। ही सून डिस्क्राइब द डिसीजन, उन्होंने खुद ही ये फैसला ले लिया कि जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने ये भी कह दिया कि बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन। उन्होंने कहा कि इस तरह से स्पीड में काम कराना लोगों से ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे कॉस्ट कम किया जा सकता है किसी भी प्रोडक्ट का। फोर्डिस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस सून स्प्रेड इन यूएस। जैसे ही फोर्ड ने जो प्रैक्टिस फोर्ड ने शुरू की थी वो जल्दी यूएस में फैलने लगी। उसको बहुत से लोगों ने यूरोप में भी 1920 में कॉपी करना शुरू कर दिया। मास प्रोडक्शन के कारण अब चीज़ों की कीमत घटने लगी थी और साथ ही जो वेजेस बढ़ गए थे वर्कर लोगों के, अब वे बहुत सी एक्सपेंसिव चीज़ें भी खरीद सकते थे, जैसे कि कार। जिस कार कंपनी में वो काम कर रहे थे अब उसके कार को भी वे खरीद सकते थे। कार प्रोडक्शन इन यूएसए रोज़, जो कार प्रोडक्शन है वो यूएसए में बढ़ने लगा। 2 मिलियन जो कि 1919 का डाटा है वो बढ़कर 5 मिलियन हो गया 1929 तक इस मेथड से। इसके साथ साथ यही मेथड रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामाफोन और भी बहुत सारी चीज़ों में अपनाया गया। इन चीज़ों को बेचने के लिए एक नया मेथड जिसे हायर परचेज मतलब इंस्टॉलमेंट सिस्टम कहा जाता है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें उधारी पे सामान दे दिया जाता था और इसका पेमेंट वीकली या मंथली इंस्टॉलमेंट में करना पड़ता था लोगों को। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन की डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसके साथ साथ जो नए हाउस कंस्ट्रक्शन हो रहे थे यूरोप में और हाउस बेचे जा रहे थे उनको भी फाइनेंस स्कीम के जरिए बाकायदा लोन पे दिया जाने लगा ताकि लोग आसानी से अपने लिए घर खरीद सकें। हाउसिंग एंड द कंज्यूमर बूम ऑफ 1920 क्रिएट द बेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन यूएस। इस तरह की हाउसिंग और कंज्यूमर जो मेथड अपनाया गया था इंस्टॉलमेंट सिस्टम का, हायर वेजेस का और हाउसिंग फैसिलिटी का, उसके कारण यूएस एक प्रॉस्परस नेशन बन गया। लार्ज इन्वेस्टमेंट जो कि हाउसिंग और हाउस होल्ड थिंग में किए जाने लगा था, जिसके कारण वापस एक साइकिल क्रिएट हुई जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लोगों की इनकम बढ़ी। ठीक है, अगर हायर इनकम होगी तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा सामान खरीदेंगे, ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन मार्केट को करना पड़ेगा, मतलब इंडस्ट्रीज़ को करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो एक साइकिल बन गया था, राइजिंग कंजम्पशन, डिमांड, मोर इन्वेस्टमेंट, और इस तरह से एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ने लगा। जो मैंने अभी आपको बताया 1923 में यूएस ने जो कैपिटल उधार दिया था पूरे वर्ल्ड को और यूरोप को, वो एक लार्ज ओवरसीज लैंडर बन गया। यूएस अब सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं करता था बल्कि कैपिटल भी एक्सपोर्ट कर रहा था यूरोप को, ताकि वो जल्दी से रिकवर हो सके और वापस वर्ल्ड ट्रेड में शामिल हो सके। और इसका उनका जो फैसला था वो भी सही साबित हुआ। यूएस 6 सालों में ही वापस एक अच्छी इकोनॉमिक स्थिति में खड़ा हो गया। इस समय में तो यूरोप एक अच्छी इकोनॉमिक स्थिति में आ चुका था, पर 1929 में वर्ल्ड एक बड़े डिप्रेशन में, एक बड़ी त्रासदी में घिरने वाला था। एक ऐसी त्रासदी जिसके बारे में कभी भी ना तो सुना गया था ना ही देखा गया था। तो ये त्रासदी क्या थी, ऐसी क्या चीज़ हुई कि ये दुनिया वापस एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में गिर गई, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में
जानेंगे। हो आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।